ये यूनिट है 22 जेआईबी सीआईबी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अभी तक हमने बात करी थी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, और दूसरा पार्ट ये है कि जब आपने अधिकार में कोई चीज ले ली तो उसको कब्जाएंगे कैसे। जब आपको अपने राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो उसी को बोलते हैं, लीगली कोई इम्प्लीमेंटेशन करना होता है उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें पढ़ने के लिए अपना जो भी इन्फोर्समेंट यानी जो भी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है उसको कैसे इन्फोर्स करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए कौन से कोड जरूरी है, तो इसका आंसर बार बार हमने बता दिया कि सरफेसी एक्ट में इन्फोर्समेंट करने के लिए किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो सरफेसी एक्ट एम्पावर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बोरोवर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द आइदर सिविल कोर्ट डेट। किसी की जरूरत नहीं है, आप जब कर रहे हो तो वो अपील में जा सकता है, एक अलग बात है। ठीक है, द पावर्स सो गिवन द एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर लॉ इन दिस। इस रिस्पेक्ट में जो भी एग्जिस्टिंग थे उस पे ये सुपरसीड करता है। द पावर आर ऑल्सो ओवर एंड अबाउट द रेमेडीज अवेलेबल टू रिकवरी बाई फाइलिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। तो ये जितनी पावर सिविल कोर्ट और डीआरटी की पावर से ऊपर पावर है। द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज बीन गिवन द ऑप्शन टू डिसाइड विच कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी अडॉप्टेड। आप ये देखो क्या है कि इसमें बोला हुआ है सिक्योर्ड क्रेडिटर को डिसाइड किया करने का लिबर्टी दी हुई है कि वो कोर्ट जाए या ना जाए या सीधे सरफेसी लगा दे। ठीक है, फ्रॉम द एंगल ऑफ द बैंक फाइनेंशियल दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस यूनिट वी विल सी द अबाउट पावर्स ऑफ इन्फोर्स द सिक्योरिटी ऑब्टेन while lending money and realize money their own. These powers can be exercised by creditor lender. ठीक है, कोई चलिए जी दोबारा शुरू करते हैं। आपने देखा सब कुछ स्क्रीन में दिखाई रहे हैं, जियो फाइबर चला गया और 150 MBPS चले गए। अब एक एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, देखते हैं इससे कितनी देर क्लास चलती है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। चलिए कोई बात नहीं, आपको निराश नहीं होने देंगे, क्लास बहुत अच्छी करेंगे। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब यहाँ जब बात आई थी तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। कहानियां किससे सब सुन लिए, अब बात आई कि बैंक को काम शुरू करना है सरफेसी में। पहले तो बस लोन लान दे दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा देखो, इसमें जो है जो भी पावर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में थी उनको ओवरराइड कर जाता है, यानी खुद बहुत बॉस बन जाता है। और उसमें आपको एक सेक्शन 13(2) दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसमें क्या होता है, एक नोटिस देना होगा आपको, हु हैज डिफॉल्टेड, जिसने डिफॉल्ट किया हुआ आपको। ठीक है, द प्री कंडीशन टू गेट द राइट टू सर्व द नोटिस इज दैट द नोटिस शुड बी गिवन asking the borrower to discharge in full his liabilities to the secured within 60 days from the date of notice। तो 60 दिन का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका ये, 60 डे का एक नोटिस है, 60 दिन में भैया जमा कर दो। और क्या बोला, डिस्चार्ज इन फुल। फेलिंग टू डू सो द बाय borrower the secured creditor gets further rights as detailed in the act that we will see later in। क्या क्या चीजें देखो इसमें। अब क्या है, जब नोटिस चला गया, उसको नोटिस चला गया, द नोटिस रेफर टू अबव शुड गिव द डिटेल ऑफ अमाउंट पेबल बाय द बोरोवर पूरा, और उसका इंटरेस्ट जो भी है मांगा जाएगा, उसका आपने नोटिस दे दिया। ठीक है, आई क्या है, कंटेम्पलेट्स गिविंग ओनली 2 particulars। क्या है, डिटेल ऑफ द अमाउंट पेबल एंड डिटेल ऑफ कि आपने क्या गिरवी रखा हुआ, उसके अगेंस्ट में कितना आपको पेमेंट देना है। इट इज मोर प्रॉपर टू गिव द डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वैसे तो भाई एक्ट में तो यही बोला हुआ, लेकिन अच्छा होता है कि जितनी ज्यादा डिटेल देना, इतनी तारीख को लिया था, इतने रुपए लिया था, गारंटर ये है, प्रॉपर्टी ये है, ऐसा करके। ठीक है, और विच द अकाउंट इज, और कौन सी डेट को आपका वो अकाउंट एनपीए हुआ है, फैसिलिटी वाइज सिक्योरिटी प्रोवाइडेड फॉर द लोन, वो सारी चीजें आप उसमें दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखो, द बोरोवर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम, और बोरोवर को ये एक तरह से नोटिस भी चला गया है कि अब आप इसको बेचेंगे नहीं, इस प्रॉपर्टी को। एनी कंट्रावेंशन दीज लीगल काउंसिल इट इज मेड बाय बोरोवर इज पनिशेबल।
और अगर वो उसकी नोटिस के बाद भी प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। द एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट अ रिप्लाई फ्रॉम द बोरोवर टू द नोटिस, बट द बोरोवर में रिप्लाई और मेक रिकमेंडेशन टू द नोटिस सो। अब वो क्या कर सकता है, उसका जवाब दे सकता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट मादिया केमिकल का जो पहला केस इंपॉर्टेंट था उसी की बात चल रही है। लेट डाउन द सर्टेन गाइडलाइन व्हाट द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड डू व्हेन। तो जब वो अपना रिप्लाई करेगा तो बैंक को क्या करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए। अगर उसने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उस पर कुछ एक्शन बैंक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखो द सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी बैंक मस्ट अप्लाई हिज माइंड ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज द बोरोवर, और उसको क्या करना है, जो उसको रिप्लाई मिला हुआ है टू द नोटिस सर्ड हिम द, तो उसमें अपना अप्लाई करे कि क्या बात है। और इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, द पर्टिकुलरली इवॉल्व टू कंसीडर द रिप्लाई, और उसका रिप्लाई को कंसीडर करे। फिर क्या है, देयर में बी सम मीनिंगफुल कंसीडरेशन इन द ऑब्जेक्शन रेज बाय द बोरोवर, मतलब कुछ ऐसी बात, सही बात भी कह रहा हो, एंड द रिजेक्शन ऑफ द पॉइंट रेज बाय द बोरोवर, और वो क्यों ऐसा कह रहा है कि भैया कि कैसे कर, तो उसने बोला एंड द रिजेक्शन ऑफ पॉइंट्स रेज्ड बाय द बोरोवर शुड नॉट बी रिचुअली फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्रास्टिक एक्शन अंडर द एक्ट। क्या बोल रहा है इसमें, वो कह रहा है कि भैया उसकी बातों को सुनो आप उसको, ठीक है। द रीजन फॉर ओवरराइडिंग द ऑब्जेक्शन द बोरोवर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय, और जो आप उसकी ऑब्जेक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं तो उसको कम्युनिकेट कर दें। While directing the reason for rejection must be conveyed to the borrower, the Supreme Court has clarified that the communication to the borrower giving the reason for not accepting objection does not give an occasion, देखो does not give an occasion to resort to any proceeding such as stay application, injunction, any other type of suit to retain। अब देखो जब borrower ने कोई जवाब दे दिया, कोई कम्युनिकेशन कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई उस पर स्टे मिल जाएगा उसको, यानी वो कोर्ट में जाके इस कार्रवाई में स्टे ले ही नहीं सकता, और अगर उसे स्टे लेना है तो उसको क्या है, कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कौन से वाले, अपीलेट वाले में, ठीक है। क्या बोलते हैं, आफ्टर दिस रूलिंग देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट, और फिर इस अमेंडमेंट में एक, इस एक्ट में अमेंडमेंट आया। If the borrower received the notice under section from the secured creditor makes any representation, the secured creditor has to consider for the objection. If it is not tenable or acceptable, it has to be communicated to the borrower within 15 days। अब देखो एक अमेंडमेंट तो आया कि भैया 15 दिन में, तो जब आपने नोटिस दिया और उसने रिप्रेजेंट किया तो 15 मिनट में, 15 दिनों में आप जवाब देंगे भाई आपको हम क्यों नहीं मान रहे। The borrower has to communicate the reason for non-acceptance. However, such communication or reason mentioned therein by the secured creditor or likely action to be contemplated does not confer any right upon the borrower to prefer an appeal। अब देखो सुन लो, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट तरह से सुन लीजिए। Such communication or reason mentioned therein by the bank or the likely action as contemplated does not confer any right upon the borrower to prefer, मतलब इन सब बातों पर वो क्या नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता। डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द बोरोवर टू प्रीफर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बात आई, अपील अगर उसे करनी है तो वो क्या करेगा, उस अपील के लिए जो 50% वाला अमाउंट है वो वाला क्लॉज पे काम करेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह आपको समझाता हूं, आगे देखिए। इफ द बोरोवर डज नॉट पे इन फुल एंड एज पर द नोटिस, तो अब वो क्या करेगा, कौन कौन से साधन है रिकवर करने के। सबसे पहले का पोजीशन ले लेगा, ठीक है, और क्या है, किस चीज को, या तो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, वो पोजीशन लेके किसी को किराए पे दे सकता है, असाइनमेंट फॉर और सेल कर सकता है, रिलाइज कुछ भी वो कर सकता है। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर इज हेल्ड एज सिक्योरिटी। और यहाँ एक बात होगी कि व्हेन ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर इज हेल्ड एज ए सिक्योरिटी फॉर द डेट, यानी उसमें से बहुत बड़ा पार्ट, अब मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका छोटा सा पार्ट उसने अगर गिरवी रखा तो वो नहीं करना है। टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट का टेक ओवर कर सकता है कि भैया आप तुमसे नहीं चल, कंपनी चल रही हम चलाएंगे, ठीक। बोरोवर इंक्लूडिंग द राइट ऑफ ट्रांसफर बाय यू, ठीक।
अगला, एक किसी पर्सन को मैनेजर अपॉइंट कर सकता है उस एसेट को पोजीशन में लेने के लिए। रिक्वायर एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द सिक्योर्ड एसेट फ्रॉम द बोरोवर फ्रॉम होम द मनी। अब देखो, अगर उसका वो एसेट किसी और ने ले लिया तो उसको भी क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है राइटिंग में, ठीक है, टू पे द सिक्योर्ड क्रेडिटर। सच डिमांड फ्रॉम द अदर पर्सन विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योर्ड डेट, और वो अमाउंट कितना होगा जितना उसने लोन ले रखा है। इफ सच अदर पर्सन पे एनी अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू पर्सन सो पेइंग गेट वैलिड डिस्चार्ज एज ही मेड द पेमेंट। तो वो अगर किसी ने भी पेमेंट किया है तो बैंक क्या कर सकता है, उसको ये मान सकता है कि हाँ ठीक है, जितनों ने भी पेमेंट किया है लेकिन हमारा कर्जा पूरा अदा हो गया। एनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट affected by the secured creditor as provided shall waste in the transferee shall all right is। अब देखो, अगर कोई बैंक उस एसेट को किसी को ट्रांसफर कर देता है तो उस पर सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे जिसको भी बैंक ट्रांसफर करेगा। When sale of the security is made, और अगर वो क्या करेगा, सेल करता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले अपनी कॉस्ट, चार्ज और एक्सपेंसेस लेगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी उसने खर्च किए वो सब रिकवर कर सकता है बोरोवर से, और अपने जो भी लोन से वो लेगा। थर्डली, पहले वो जो खर्चा लेगा अपना, फिर अपना लोन लेगा, और उसके बाद अगर कोई सरप्लस विल बी पेड टू द पर्सन इन अकॉर्डिंग विद द, अब क्या है, इफ एनी सरप्लस इट विल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड देयरटू इन अकॉर्डेंस विद द राइट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा फिर किसी और का भी बचता है तो वो भी पेमेंट करेगा, ठीक है। आगे, द अबव स्टेटेड ऑर्डर ऑफ पेमेंट दस गिव्स अ राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रियलाइज देयर सिक्योरिटी इन प्रेफरेंसेस टू ऑल अदर क्रेडिटर, ठीक है। आगे देखिए, यहां देख लीजिएगा, इफ द बोरोवर ने पूरा पेमेंट कर दिया, कॉस्ट दे दी, एक्सपेंसेस दे दिए, तो उस समय पे क्या होगा, जो भी सेल और ट्रांसफर, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल नॉट बी सेल, और जब उसने पूरा पेमेंट दे दिया तो भैया वो जो है उस प्रॉपर्टीज के साथ कोई चीज गलत नहीं करेगा। इन केस ऑफ द जॉइंट फाइनेंस, कंसोर्टियम फाइनेंस वाला का रूल समझ लो, उसमें बोला हुआ है कि जो भी उसे काम करना है उसके लिए अनलेस एक्सरसाइज ऑफ द सच राइट इज एग्रीड अपॉन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नॉट लेस देन 6, तो उसमें जो है 60% तक का जो पार्टनर है, वगैरह लगा 3 बैंकों ने कर रखा, जिसमें से 2 बैंकों का 60% से ज्यादा है, तो वो जो कहेंगे तीसरे वाले को मानना होगा, ठीक है। लेकिन छोटा वाला कंसोर्टियम वाला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऑन रिकॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल इंक्लूड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, और कोई भी ड्यू पेबल है वो सब लेगा, ठीक। द रिकॉर्ड डेट मीन्स द डेट एग्रीड अपॉन द बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 60% वैल्यू ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जिस डेट में वो एग्री हो रहे हैं उस डेट में उनकी कंडीशन 60% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी नॉट लेस देन नहीं होनी चाहिए। एनी डिसीजन टेकन सच क्रेडिटर बाइंडिंग ऑल अदर, और उनके जो डिसीजन होंगे बाकी क्रेडिटर को बाइंडिंग करेंगे, यानी उन्हें वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, इन केस द बोरोवर इज कंपनी अंडर वाइंडिंग अप प्रोसेस, मतलब पूरी बंद हो रही है। द ड्यू पेबल टू द वर्कमैन हैव पारी पासु चार्ज विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर एज प्रो। अब देखो ये पारी पासु चार्ज, यानी भैया देखो जिसकी सैलरी है वो भी देनी है कंपनी ने, और जिसका कर्जा लिया वो भी, तो दोनों लोगों के उनके एसेट्स पर अपने चार्ज हैं। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द प्रॉपर्टीज प्रायोरिटीज द सिक्योर्ड क्रेडिटर अदरवाइज गेट्स वेयर ही इनिशिएट द रिकवरी एक्शन। अब देखो, दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द प्रायोरिटीज द सिक्योर्ड क्रेडिटर अदरवाइज गेट्स व्हेन ही इनिशिएट। अब देखो, उनके एम्प्लॉय ने भी पैसा लेना, उन्होंने भी, लेकिन जिसने सरफेसी पहले लगा दिया, जिसने रिकवरी प्रोसीडिंग पहले कर दी, तो बैंक ने करी तो बैंक का हो जाएगा, उसमें प्रायोरिटी वाले वो जो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि किसका पहले का देना था। द ड्यू ऑफ द वर्कमैन आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड फ्रॉम द रियलाइज्ड अमाउंट विद द लिक्विडेटर, और अगर जो डिपॉजिट सेल करने के बाद जो पैसा आता है तो वर्कमैन का पैसा लिक्विडेटर के पास जमा करा जाए। इन केस द ड्यू आर नॉट ascertained or ascertainable at such time, then the liquidator has to give an estimate amount of deposit। तो पता नहीं लग पा रहा कितने, तो उतने दे देंगे। The liability of the secured creditor to pay out of the realized amount from the secured asset is not finished due to payment estimated amount, but the balance amount on finalization required to be paid। तो अगर फाइनलाइज अमाउंट आएगा तो वो बचा हुआ पैसा पे पेमेंट करना पड़ेगा।
इफ आफ्टर द सेल सिक्योर्ड एसेट एंटायर ड्यू सिक्योर्ड आर नॉट कवर्ड, कभी ऐसा भी हो सकता है जितना आपका लोन है वो पूरा ना वसूल हो, तो क्या करेगा, उस कंडीशन में कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरटी, तब वो अपने बचे हुए पैसे के लिए डीआरटी में क्लेम करने जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट टू बी रिकवर्ड। अब देखना, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट टू बी रिकवर्ड द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन विल डिसाइड। अब पता लगा उसका केवल 2 लाख रुपए रह गया तो सिविल कोर्ट जाएगा, और पता लगा उसका 25 लाख रह गया तो डीआरटी चल सकता है। ठीक है, apart from the security asset, many times the secured creditor may be holding security by way of pledge of any movable or guarantee of any person due to repayment for known amount. In such case, secured creditor are entitled to sell the pledged goods or proceed against the guarantor to recover. अब देखो यहाँ ये बोल रहा है कि pledge of any movable और गारंटी ऑफ एनी पर्सन ड्यू रिपेमेंट, यानी किसी बंदे की गारंटी ले रखी है या कुछ सामान प्लेज कर रखा है, तो कह रहा है उस केस में वो क्या करेगा, सेल कर देगा प्लेज गुड्स को, या गारंटर के अगेंस्ट भी वो कोई प्रोसीजर ला सकता है उसको रिकवरी करने के लिए। ठीक है, अगेंस्ट सिक्योरिटी अंडर सरफेसी एक्ट एंड वन अगेंस्ट द प्लेज सिक्योरिटी एंड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गारंटर आर केप्ट सेपरेटली। अब देखो उसमें बोला हुआ है कि जो सरफेसी एक्ट है, the one against the pledge security and the proceeding against guarantor are kept separate and distinct। तो प्लेज सिक्योरिटी को सेल करना एक अलग बात है, और जो गारंटर है उसके पर कार्रवाई करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, द सिक्योरिटी एक्ट हैज गिवन डिफरेंट राइट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। द राइट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर द एक्ट में बी एक्सरसाइज बाय वन और मोर इट्स ऑफिसर। अब देखो जब वो एक्सरसाइज करेगा तो वन और मोर ऑफिसर ऑथोराइज बिहाफ ऑफ द सच मैनर में प्रिस्क्राइब। अब इसमें क्या है, देखो इसमें सरफेस में द लेवल ऑफ द चीफ मैनेजर, पब्लिक सेक्टर का चीफ मैनेजर है, उसके इक्विवेलेंट का जो मैनेजर है वही इस पे कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटी ब्रांच होती हैं, उन छोटी ब्रांचों में कभी भी अगर नोटिस भेजना होता है, छोटी ब्रांचों में अगर कभी भी नोटिस भेजना होता है तो उसको बड़ी ब्रांच से या एजीएम से या रीजनल ऑफिस से साइन करा के भेज जाते हैं। एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सुपरिटेंडेंशन डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस अफेयर ऑफ द क्रेडिटर में। ठीक है, अब आए 13(2) में और क्या बात आती है, इसमें कुछ यहाँ है, देखो यहाँ है नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन अट्रैक्ट पेनल प्रोविजन ऑफ इतने एक्ट दैट प्रोवाइड द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर और बोथ। किन के लिए, व्हेन द बोरोवर रिसीव द नोटिस द बोरोवर सेल नॉट ट्रांसफर। तो अभी अब पीछे बात हुई थी कि 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर आपने, चलिए जी बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्षमा कीजिएगा, कभी नेट है कभी कार्ड हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉमिस है आपको समझाएंगे अच्छा, तो प्लीज बने रहिए क्लास में। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई बोरोवर जिसको नोटिस मिला है और उसके बाद भी वो क्या करे, उस नोटिस को मिलने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो उस कंडीशन में उसको ये जो सजा है उसको सजा एक साल की जो सजा दी गई है उसको 1 साल की सजा, और उसके साथ उसको फाइन भी जो है वो मतलब फाइन भी उसको पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये कहाँ चीज है। हाँ, अब सेक्शन 13 में क्या है, इसके डिफरेंट सब सेक्शन में सिक्योर्ड क्रेडिटर को पावर दी हुई है कि उसको पोजीशन में ले ले, ठीक है, और सेल कर दे। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल फैक्टर ऑफ द फेयरनेस एंड द टेक्निकलिटी। बहुत साफ सुथरा काम है ये। Therefore, the rules framed under SARFAESI Act have laid down certain procedural aspect हैं। उसमें क्या है, कुछ aspect जो है मैंने बोला था कि काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। देखिए, जब आप कब्जाने जाएंगे, जब आप प्रॉपर्टी को कब्जाने जाएंगे तो क्या क्या काम करना है आपको। सबसे पहले इन्वेंट्री बनानी है।
कितने हाउस है, कितने कमरे, कितने टॉयलेट, कितने बाथरूम, क्या है, लकड़ी का क्या लगा हुआ है, फर्श कैसा है, सारी चीज़ें आपने बना ली, ठीक है। और उसके अंदर क्या सामान लगा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, और उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेके टेक केयर करना पड़ेगा एज ओनर, कहीं नुकसान ना हो जाए उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। भले ही उसके लिए जो खर्चा लग रहा है वो आप वसूल सकते हैं। तो ऐसा कैसा, ऑर्डिनरी प्रूडेंस प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट सिक्योर्ड एसेट, अपने एक सामान्य तरह से जब तक उसे बेचता नहीं तब तक करना पड़ेगा। तीसरा, सब्जेक्ट टू स्पेडी नेचुरल डिके, अगर कोई प्रॉपर्टी जल्दी से खराब होने वाली है तो उसको एक्सपेंसेस जो कीपिंग में एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको वो करेगा, और देन द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन सेल एट वंस। अब क्या बोला था, एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग सच प्रॉपर्टी इन कस्टडी इज लाइकली टू बी एक्सीड दैट। अब पता लगा उसने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जिसमें रोजाना जो है पेंट करना जरूरी है या रोजाना कुछ सफाई करनी जरूरी है, पता लगा उसके एक्सपेंसेस उससे ज्यादा ना है, जल्दी बेचो जैसे भी हो, ठीक है। आगे क्या है, फॉर टेकिंग पोजीशन द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू सर्व ए पोजीशन नोटिस। अब देखो, अगर आपको पोजीशन लेना है तो एक पोजीशन नोटिस भेजना पड़ेगा। पहले तो आपने जो नोटिस भेजा, वो नोटिस भेजा कि भैया पैसा वापस कर दो, अब आप पोजीशन का है क्या बोलते हैं, और एज नियरली एज पॉसिबल एज गिवन इन, ये इतना, इसमें एक नोटिस भेजा टू द रूल्स ऑन द बोरोवर एंड बाय एफिक्सिंग द पोजीशन। अब वो क्या होगा, पोजीशन नोटिस कैसे होगा कि आप उसमें चिपका देंगे, और द आउटडोर एट द कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पे वो दिखेगी इसमें कुछ चिपका हुआ है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वैल्यूएशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर सेल, फिक्स एंड रजिस्टर। तो वो जब उसके प्राइस करेगा सेलने से पहले, उसका एक ऑफिसर उसको कहेगा भाई ये इतने की प्रॉपर्टी, इतने से कम में नहीं बेचनी, ठीक है। और रूल 8 में जो भी मेथड है उसके अनुसार वो बेचेगा। द ऑथराइज्ड ऑफिसर रिक्वायर्ड टू पब्लिश पोजीशन नोटिस। अब पोजीशन जब ले लेगा तो 2 न्यूज़पेपर में करेगा, ठीक है, जिसमें से एक लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए। 30 days बिफोर द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी द बोरोवर शुड बी गिवन ए नोटिस अबाउट। अब ये पोजीशन का हो गया। अब मान लिया 1 साल बाद उसे बेच रहा है, अगर 1 साल बाद उसको सेल कर रहा है तो उस कंडीशन में, 1 साल बाद अगर वो सेल कर रहा है तो उस कंडीशन में सेल करने से 30 दिन पहले एक नोटिस दे। तो एक तो आया 60 का, एक आया 30 का। क्या है देखो इसमें, इफ द सेल ऑफ द पब्लिक ऑक्शन, ये दरवाजा बंद कर दो। If the sale is the public auction or by inviting tenders from the public, notice is required to be published in 2 leading newspaper, one of the, तो इसमें वही बात हो गई, और उसमें पूरी चीज टर्म सेल्स की भी दी जाएगी उसको, ठीक है। पब्लिक ऑक्शन में तो पब्लिक को बताया जाएगा और वैसे उसको नोटिस जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ द सिक्योर्ड कमिंग लेस देन, अगर उसके पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं तो ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, कैन सेल द एसेट एट लोअर प्राइस विद द कंसेंट ऑफ द बोरोवर। अब देखो, if the authorized officer can sell the asset at a lower price with the consent of the borrower and the security। अब क्या है, जिसको आपने ऑथराइज किया है वो बंदा उसको सेल कर सकता है उससे कम प्राइस पे भी, लेकिन उसके लिए बोरोवर उसकी कंसेंट मस्ट है। when the offer of sale of property is accepted by the purchaser, जो खरीदने वाला है अगर उसको वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको क्या है 25%। अब देखिए साहब, ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर दूसरा चालू किया है। चलो कोई बात नहीं, चलते रहते हैं, हमें परेशान करते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि अगर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो उससे जो खरीद रहा है वो तैयार हो जाता है तो उसे 25% जो ऑफर प्राइस है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है, और अगर इन द केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी द परचेजर हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्लियर द इनकम्बरेंस, द ऑथराइज्ड ऑफिसर देन हैज टू पे एंड रिमूव द इनकम्बरेंस आफ्टर द गिविंग नोटिस टू द कंसर्न पार्टीज। चले 60% वाला पूछ रहे थे, 60% में बताता हूं कि जब कोई प्रॉपर्टी कई लोग लिए हुए हैं, जब कोई प्रॉपर्टी कई लोगों ने ले रखी है, यानी कि एक प्रॉपर्टी में 4 बैंकों ने फाइनेंस कर रखा है, तो किसी ने 10% किया, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 20, ऐसे करके किया होगा 100%।
तो अगर 4 लोग उसे बेचना चाहे या सबसिडी लगाना चाहे तो उतने लोग जरूर शामिल होने चाहिए जिनका 60% का स्टेक है उसमें, ये इसका मतलब है। ठीक है, हाँ, तो इस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी द परचेजर हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू क्लियर द इनकम्बरेंस, द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज टू पे एंड रिमूव द इनकम्बरेंस आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंसर्न पार्टी। इस वाले पॉइंट को दोबारा समझिएगा। क्या बोला? इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द परचेजर हैज टू डिपॉजिट, जो परचेज करने वाला उसको पैसा पूरा देना है और उसको क्या है, अगर उसे इनकम्बरेंस हटानी है, चार्ज हटाना उसमें, द ऑथराइज्ड ऑफिसर देन हैज टू पे एंड रिमूव द इनकम्बरेंस आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंसर्न पार्टी। और वो क्या करेगा कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको पेमेंट करना है, वो जो पेमेंट है वहां बैंक में पेमेंट जाएगा और पेमेंट जाने के बाद वो उसको इनकम्बरेंस को वहां पे हटा देगा और कंसर्न पार्टी को नोटिस दे देगा। ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, अब ऐसा है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू इशू ए सेल सर्टिफिकेट। ऑथराइज्ड ऑफिसर से मतलब ये, बैंक जब ये काम किसी और को सौंप देता है उसका मतलब है ऑथराइज्ड ऑफिसर। सच ए सर्टिफिकेट इज कन्वेंस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर स्टैंपिंग एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर द रेलिवेंट। अब स्टेट के जो लॉ हैं तो उसमें जो भी वो सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट इशू करेगा, सेल सर्टिफिकेट से मतलब है कि जैसे आप जमीन की रजिस्ट्री करते हैं तो सेल सर्टिफिकेट तो होता है, तो उसमें स्टैंप ड्यूटी जो भी वो लगेगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो खरीदना बेचना एक अलग प्रोसेस में है। ठीक है, चलो हाँ, कंसोर्टियम की तरह। पता नहीं कहाँ दिक्कत हो रही थी नेट में, मेरे को सही नहीं दिख रहा था तो इसलिए मेरे को लगा कि शायद नहीं दिख रहा सही, तभी मैंने आप लोगों के लिए कंफर्म किया था। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें कि जो एक्शन बॉडी होगी, जो पावरफुल बॉडी है, उसमें कौन होती है। देखिए कौन होती है इसमें, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असिस्टेंट। अब कौन है देखो इसमें, एक तो बोला सीएम, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 2 लोग बताए। असिस्टेंट फॉर, अगर आपका काम नहीं हो रहा, कोई गुंडागर्दी कर रहा, कुछ कर रहा, तो आप इन दोनों की मदद ले सकते हैं। ठीक है, when the secured creditor is required to take possession or control of secured asset, और मतलब उसमें कंट्रोल करना चाहता है या पोजीशन ही लेना चाहता है, when the secured required to sold the transfer, तो उसमें क्या होगा, can take help to the CM, chief metropolitan magistrate or the district magistrate for seeking help. Secured creditor has to make request in writing to said authority within whose jurisdiction the situation। इसका मतलब ये कि जिस जगह पर, जिस लोकेशन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहां के डीएम या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से, वहां के डीएम और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से वो हेल्प ले सकता है। उसके लिए कई बार होता है ना, फोर्स बुलानी पड़ेगी, तो वो उससे ले सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उसको। इन सच रिक्वेस्ट बीइंग मेड टू सीएम और डीएम, ये डी करेंगे तो उसमें क्या है, क्या है, फॉर कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन स्टेट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और द रिसीवर में टेक और कॉज टू टेक सच स्टेप यूज टू कॉज टू यूज द फोर्स, देंगे सच फोर्स एज मे बी ओपिनियन है। तो कोई जरूरत है अगर पुलिस बल बुलाना तो बुला लेगा। एनी एक्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर वाइल टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय, उसके उस हरकत को कोई भी डीएम वो नहीं कर सकता। A very important aspect of these provision is that the powers of taking possession causing the same are the given judicial authority who will take the possession and hand over it to the, तो उसने कहा ये जो प्रोविजन है उस पावर, जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उससे वो पोजीशन ले सकता है। ठीक है, अब क्या है, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। अगर मान लिया वो पोजीशन सिर्फ मैनेजमेंट का ले रहा तो क्या बात होती है मैनेजमेंट, तो उसने कहा कि वो जो है इस बात का एक नोटिस इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक इंडियन लैंग्वेज में वो कहेगा कि भाई इस कंपनी को अब हम संभाल रहे हैं। ठीक है, क्या करेगा वो, अगर बोरोवर क्या है, बोरोवर है कंपनी या डिफाइनमेंट कंपनी टू बी द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, तो क्या बोलता है, वेयर द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द, अब कंपनी एक्ट के अनुसार उसका ऑफिस जहां पर होगा वहां के न्यूज़पेपर में। ठीक है,
इन एनी केस टू बी एडमिनिस्ट्रेटर विद बिजनेस फॉर पावर। तो यहाँ पे दो बातें बताई उसने, देखो अगर वो किसी कंपनी को बेच नहीं रहा, उसमें मैनेजमेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो ये नोटिस सबको देगा, ठीक है। और वेयर द प्रिंसिपल, और कहां पर देगा, जहां पर उसका प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। इफ द बोरोवर इज ए कंपनी के मामले में, इन एनी अदर केस टू बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिजनेस ऑफ ओनर ऑफ और बोरोवर, ठीक है। आगे क्या है देखो, ऑन पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द बोरोवर ए कंपनी, इन अदर केस द पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस हैविंग पावर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द पब्लिकेशन नोटिस शैल बी डीम टू हैव द वैकेंट। अब देखो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं, जब वो पब्लिकेशन आ जाएगा तो ये माना जाएगा वो अब छुट्टी हो गई उनकी। एज एन इफेक्ट ऑफ दिस एनी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोरोवर एंड द डायरेक्टर और मैनेजर शैल बी डीम टू बी टर्म। जो पुराने उसके रिश्ते थे सब खत्म हो जाएंगे, अब नया मैनेजर आ गया, ये मान लीजिए, ठीक है। ऑन पब्लिकेशन ऑफ द अबव साइड नोटिस and then after the appointment of the directors or administrators as stated above, all the property and effect of the business borrower are deemed to be in the custody of director or administrator। तो अगर ऐसे केस में जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो नए बंदे होंगे सब कुछ वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें कुछ नहीं और इम्पोर्टेंट। अगला देखिए वाला, कंपनी एक्ट की बात करी गई है मैनेजमेंट वाले में, तो बोला हुआ है। अब यहां देखना जरा, मेमोरेंडम और इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलोइंग इफेक्ट शैल अप्लाई। अब वो जो पुराना उसका एमओए और एओए है उसमें ये चीजें आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन लॉफुली अपॉइंट एनी पर्सन टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। किस बात में करना है, where the management of the business of borrower which is a company defined in a company act is taken over by the security, यानी बैंक ने टेकन ओवर कर लिया, then notwithstanding anything contained in the company act or the memorandum। तो क्या बोलता है इसमें, the shareholder of the company can lawfully appoint any person। दूसरा क्या, no resolution passed by the shareholder of the company shall be given effect to unless approved by the, यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन में सारी पावर सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास है। कुछ भी करना होगा तो वो कहेगा कि हाँ ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नो प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ सच कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट और रिसीवर ऑफ द कंपनी शैल लाई इन कोर्ट। और कोई भी कोर्ट में जाके उस कंपनी को बंद करने की दरखास्त नहीं दे सकता जब तक सिक्योर्ड क्रेडिटर की मर्जी ना हो। Where the management of the business of the borrower has been taken over by the secured creditor, on realization of debt, full secured creditor shall restore the, और अगर वो पूरा पैसा ले लेगा तो वापस उन्हीं लोगों को कंपनी सौंप देगा, ठीक है। आगे देखिए, नो कंपनसेशन डायरेक्टर। अच्छा, जो हमारे डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे और उनकी वजह से उस कंपनी और घाटे में चलेगी तो उसका कोई भी लॉस बैंक बियर नहीं करेगा। अच्छा, अब आई बात कि राइट टू प्रीफर एप्लीकेशन और डीआरटी, ये सुन लीजिएगा, राइट टू प्रीफर एप्लीकेशन टू डीआरटी। अब डीआरटी में जो है अभी यहां सही चल रहा है सोनम जी, अब मेरे को लग रहा है आपकी तरफ से प्रॉब्लम है ना। राइट टू प्रीफर एप्लीकेशन, डीआरटी में प्रीफर करना, एप्लीकेशन को प्रीफर करना। तो इसमें क्या है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द बोरोवर, सुनना है यहां वो बैठे रहना, any person including the borrower aggrieved by any of the measures taken by the secured creditor in his authorized officer for taking possession security application, ये सब चीजें जब होंगी तो क्या बोला, the DRT having jurisdiction within 45 days from the date on which such measures are taken। अब देखो क्या बात आ गई यहाँ पे, वहां ये कहता है कि अगर बोरोवर को बैंक के एक्शन से, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द बोरोवर या कोई भी बंदा एग्रीव्ड है, वो उससे एग्री नहीं करता है, तो वो 45 डेज के अंदर जब बैंक ने ऐसा काम किया है तो क्या करेगा, वो अपनी प्रेस्क्राइब्ड फीस दे करके कोई एप्लीकेशन दे सकता है। देयर कैन बी डिफरेंट प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर द बोरोवर्स
application and application from the other than borrower, the right to file an application is provided not only to the borrower but also any person. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एप्लीकेशन बोरोवर के अलावा कोई भी बंदा उस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है प्रेस्क्राइब्ड फीस देने के बाद. आप क्या बोलता है? द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैज टू डिस्पोज द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन. वो जो भी उसमें एक्ट में लिखा हुआ है, जो डीआरटी का जो एक्ट है उसमें जो भी लिखा हुआ रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल, डीआरटी का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग करेगा. यहां बोलता है हैज टू डिस्पोज ऑफ द अर्लियर बट विद इन 60 दिनों के अंदर उसको वो डिस्पोज ऑफ करनी है, बैंक का काम करना. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जब वकील की राय शुरू हो जाती है तो फिर वहां पे ऐसा नहीं हो पाता. इफ फॉर एनी रीजन इट इज नॉट पॉसिबल to so dispose of the application, the tribunal has to record the reason for delay. अगर डिले हो रही है तो बोलेगा भाई इस कारण से हो रही है. और but the such delay should be beyond 4 months, यानी 4 महीने में तो उसका निपटारा करना ही करना है. अगर कोई एग्री नहीं है और एप्लीकेशन लेके चला गया कोर्ट में तो फिर क्या है? In any such application is not disposed within 4 months, the aggrieved party can prefer an application appellate. तो डीआरटी में जाना पहला काम है और अगर वहां पर डीआरटी में उसका कुछ नहीं हुआ तो वो अपीलेट में जाएगा डीआरएटी में. क्लियर हो गई बात? अगर कोई बंदा डीआरटी में गया, भैया ये जो बैंक कार्रवाई कर रहा है इसको रोको, और वो नहीं माने तो वहां पर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो फिर डीआरएटी में जा सकता है अपनी अपील लेकर के. ठीक है? कब? अगर वो तभी अस्तर 4 महीने में होता. अच्छा अब देखिएगा जरा इसको, यहाँ पे अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी. देखो पहले तो दिया हुआ 45 डेज प्लस कितना दिया हुआ 30 डेज. काहे के लिए? अपील के लिए. और ये कहां दिया? डीआरटी में जाने के लिए. और ये कहां है? डीआरएटी में जाने के लिए. ये ध्यान रखना है 45 डेज. और तो एक आम आदमी को एक तरह से ये कह सकते हैं 45 दिन दिए गए, लेकिन कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए कितने दिन दिए हैं? 30 दिन. Any person aggrieved by any order made by the debt recovery tribunal can prefer an appeal along with the fees. कहां पे? 30 डेज में कहां? डीआरएटी में जा सकता है. ठीक है? There can be different fee prescribed, और उसके लिए अलग अलग फीस हो सकती है. The amendment to the act made on November 4 they have stipulated no appeal. देखो यहां लिखा हुआ है have now stipulated that no appeal can lie unless the borrower deposits 50. अब वो जब डिसीजन मार दिया केमिकल्स का हुआ तो 50% पे आ गया. पहले क्या था? 20. और अब यहाँ पे एक बात और दी, ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो कहे चलो 25 ही जमा कर दो, लेकिन एक्ट कहता है 50% है. ठीक है? राइट ऑफ द बोरोवर फॉर कंपनसेशन एंड कॉस्ट. देखो अगर कोई भी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड डेटा यानी बैंक वो लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन नहीं करता है, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा? जो भी खर्चा होगा वो बैंक को देना पड़ेगा अगर वो ढंग से नहीं मेंटेन करता है. ठीक है? अब क्या है? देखो नो पिक्यूनरी लिमिट इज फिक्स्ड बाय द एक्ट फॉर द अपीलेट जुरिस्डिक्शन. तो कोई लिमिट नहीं है इसमें. द जुरिस्डिक्शन ऑफ डीआरटी इज 10 लाख. अब ये जो 10 लाख है ये कितना हो गया? 20 लाख. अबव एंड अबव है ना, 20 lakh and above. ठीक है? However, the SARFAESI Act does not provide any peculiar limit. Therefore, appeal before the DRT against the action initiated by secured creditor in case of the below 10. देखो आप सुनना, सरफेसी की कोई भी अपील किसी भी अमाउंट की हो डीआरटी में जा सकती है. लेकिन फ्रेश केस अगर फ्रेश केस जाएगा, देखो इसमें 2 केस हो गए. देखो अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको. अगर 50 लाख का केस है सपोज कीजिए, उसकी 40 लाख की रिकवरी हो गई सरफेसी से और 10 लाख बचा, तो नहीं जा सकता क्योंकि उसने सरफेसी अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट है वो अमाउंट पूरा डीआरटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. लेकिन दूसरा केस बताते हैं कि सीधे 5 लाख का केस है, सीधे 5 लाख का केस है. सरफेसी तो लग सकता है 5 लाख में और अपील में सीधे जा रहा है
तो वो DRAT उस अपील को सुनेगा। यानी सरफेसी पे करे हुए की अपील तो 10 लाख से कम भी सुन ली जाएगी, लेकिन सरफेसी लगाने के बाद बचा हुआ अमाउंट अगर वो 10 लाख से कम है तो अपील वो वही 20 लाख वाले पे जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो विकास जी, 20 लाख पे स्टे जरूर है, लेकिन एक्ट जो है वो एक्ट में संशोधन हो चुका है, उसे 20 लाख ही मानेंगे। कोर्ट कितना लेता है कितना नहीं लेता है एक अलग बात है। अगर क्वेश्चन आएगा तो 20 लाख में, ठीक है। और is any rule sir that the customer has deposited more than 50% of the outstanding amount then can, देखो इसके ये जो आपने शशि में पूछा हुआ है इसका 20%, 50% नहीं है 20% है, वो अभी डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। और जिनका जो क्लास छूट गया है वो अभी बफरिंग मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से होगा, देख लीजिए। जिनका क्लास छूट गया है सुबह शाम लगभग डेली क्लास होता ही है, आप लोग पता नहीं यूट्यूब पे वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं या क्या होता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। चलिए, तो सेंट्रल रजिस्ट्री की बात करते हैं। यहां पे सेंट्रल रजिस्ट्री की बात करते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री का मतलब है कि ऐसा जो सारा आप काम कर रहे हैं वो कहां पे नोट किया जाएगा, वो कहां पर नोट किया जाएगा। देखते हैं क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेंट्रल रजिस्ट्री सेटअप करी है, जिसमें क्या होगा, वो रजिस्टर करेंगे क्या, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कौन सा, कि सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कौन से एसेट्स का हुआ है नोट करते जाएंगे। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सर्विस, दो बातें हैं। ये कब है, लोन के टाइम पर है, और ये लोन के बाद पे, एट द टाइम ऑफ लोन के समय पर ये होता है, और ये होता है जब एनपीए हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या बात और देख लेते हैं, और कुछ और एक्ट भी हैं रजिस्ट्रेशन वाले, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, और कंपनी, इन सब में भी रजिस्ट्रेशन का मामला होता है। लेकिन ये जो रजिस्ट्री वाला ये मामला है, सेंट्रल रजिस्ट्री वाला, ये सरफेसी एक्ट में ही डिफाइन हुआ है, ठीक है। चलो, अब सेंट्रल रजिस्ट्रार कौन होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार वो होगा जो इनका सबका रजिस्टर मेंटेन करेगा। कौन है सेंट्रल रजिस्ट्रार, जो इनका रजिस्टर मेंटेन करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड नोटिफिकेशन बाय पर्सन एज सेंट्रल रजिस्ट्रार फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटेम्पलेटेड। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू अपॉइंट सच ऑफिस। तो ये सारी पावर किसको दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, ठीक है। अब ये जो है रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन को करेगा, क्या करेगा, तो वही चीज जो पीछे लिखी हुई थी वही चीज है। एक तो सबसे पहले है लोन देते समय सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना, वो लिखेगा इस प्रॉपर्टी को इस बैंक ने इतने रुपए के अंदर मॉर्गेज किया हुआ। फिर सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन करना फाइनेंशियल एसेट का, जब उनको एनपीए होने के बाद वो करते हैं, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन वो नोट करेगी, ठीक है। अब देखो फाइलिंग का क्या है, 30 दिनों के अंदर लिखा हुआ है, 30 दिनों के अंदर आपको फाइल करना। द पीरियड ऑफ फाइलिंग सच डिटेल्स प्रॉपर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इज 30 डे आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपका डेट ट्रांजेक्शन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसके 30 दिन के बाद आपको वहां बताना पड़ेगा, ठीक है। द पार्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड स्टेटेड अबाउट द सेक्रेटरी कंपनी एंड कंपनी, जो भी वो मांगी वो देनी पड़ेगी। द डिले इन द फाइलिंग सेड टू बी कंडोन्ड बाय द, और अगर आप डिले करते हैं तो उसको आप नेक्स्ट 30 डे तक आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या बोलता है, देखना, इसको ध्यान सुनना, 30 + 30 हो गया, और अगर आप उसको करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा जो अप टू 10 टाइम हो सकता है फीस का, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, ऑन पेमेंट ऑफ फीस नॉट मोर देन 10 टाइम, तो वो जो भी फीस है उसकी वो देनी पड़ सकती है आपको, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे आप, अगर आपने इंटरेस्ट रजिस्टर कर दिया, आप मॉडिफिकेशन करना है तो उसमें क्या करेंगे, यहां करा, द मॉडिफिकेशन विल हैव टू बी फाइल्ड विद इन 30 डे ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स विद प्रेस्क्राइब्ड फी। डिले कंडोनेशन विल बी द फॉर ए पीरियड नेक्स्ट 30 डेज, पेमेंट ऑफ द फी नॉट मोर देन 10 टाइम्स, वो ये पहले ही बोल दिया। तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या बोला यहाँ पे, देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू फाइल द मॉडिफिकेशन। किस मामले में,
वेन एवर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर्ड विद सेंटर इज मॉडिफाइड, मॉडिफाइड से मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो पहले जो है वो प्रॉपर्टी 20 लाख के लिए मॉडिफाई थी, कुछ पैसा आ गया कुछ हो गया, उसमें कोई चेंजेस करना, तो जिस दिन वो एक्शन होगा उसके 30 डे के अंदर वो मॉडिफिकेशन भी वहां चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें भी डिले कर दी तो वो 30 दिन फिर मिलेगा। तो 30 + 30 का कॉन्सेप्ट है। राज सिंह जी जो सिंगल कोर्स है वो भी अवेलेबल है ऐप पे, उसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेटिस्फाई होना। सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मैंने बार बार हम बता रहे हैं इस चैप्टर को जब से हम देख रहे हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब है आपका लोन, जो लोन है उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी, उसमें आपका एक लगाव जुड़ाव, उससे आप फायदा जो हो रहा है उसे कमा सकते हैं। द सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड ऑन द पेमेंट ऑफ द फुल अमाउंट बाय द बोरोवर। क्या बोला कि वो पूरा जो अमाउंट है वो पूरा अमाउंट मिलना चाहिए। द ड्यूटी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन इज ऑन द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एट द केस में भी द रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद इन 30 डेज ऑफ। अब देखो ये बात भी, यहां पे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब है उसको वो हटाना, कि भाई अब जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट का काम हो गया है, उसका पैसा आ गया है, तो क्रेडिटर को बताना पड़ेगा। ऑन रिसीव्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन चार्जेस द सेंट्रल रजिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू कॉल द नोटिस टू द इश्यूड टू द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी calling upon to show cause within the time not exceeding the 14 days by the। अच्छा, इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, एक पॉइंट छोड़ दिया था मैंने। यहां पे है द सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर्ड विद द सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाई ऑन द पेमेंट ऑफ द फुल अमाउंट बाय द बोरोवर। कब? जब पेमेंट बोरोवर पूरा कर दे तो उसको पूरा करने के बाद उसको हटाना पड़ेगा, और वो जो हटाना है जब उसको नोटिस मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो 14 दिन के अंदर एज टू वाई द पेमेंट ऑफ सच शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इफ नो कॉज इज शोन इन द सेंट्रल रजिस्ट्रार हैज टू ऑर्डर ए मेमोरेंडम सेटिस्फैक्शन शैल बी एंटर इन द सेंट्रल रजिस्ट्रार इन एनी कॉज इज शोन इन सेंट्रल रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड ए नोट। तो वो क्या कह रहा है कि वो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, उस बात को अपने रजिस्टर में नोट करेगा। ठीक है, अब क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट पर्टिकुलर सिक्योरिटाइजेशन रिकंसिलिएशन कंपनी ट्रांजेक्शन। क्या है? द पर्टिकुलर जो भी उसके पर्टिकुलर वहां एंटर है सेंट्रल रजिस्टर में, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि वहां कोई भी देख सकता है, ऑफिस आवर में जाकर के वो देख सकता है कि भाई किस प्रॉपर्टी में कौन सा चार्ज लगा हुआ, कितने रुपए। सेम इज एप्लीकेबल द डेटा कैप्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ, तो वो एक पब्लिक के लिए वो अवेलेबल है, उसकी कोई प्रेस्क्राइब फीस होगी, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, 31/3/11 तक के जितने भी इक्विटेबल मॉर्गेज हैं उसके बाद के सारे सरसाई में होने मस्ट हैं और 30 दिन में आना है। ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया है। उससे अगला जो एक्ट है हमारा 24, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। अब इसे देखिएगा जरा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से मतलब क्या है कि अगर आप कोई उसको नहीं मान रहे हैं तो क्या आपको चार्ज लग सकते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है, देखते हैं इसमें। पेनल्टी है तो सेक्शन 23 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर चार्ज क्रिएटेड, फाइल करना है। सेक्शन 24 में क्या है, मॉडिफिकेशन करना है, और सेक्शन 25 में क्या है, सेटिस्फेक्शन करना है, हटाना है। सेटिस्फेक्शन क्या बोला, हटाना है। 23 में चार्ज क्रिएट होगा, 24 में मॉडिफाई होगा और 25 में हटाना। ठीक है, इफ द सिक्योरिटाइजेशन रिकंसिलिएशन कंपनी और द सिक्योर क्रेडिटर फेल्स टू, इसमें कुछ नहीं है। अब पेनल्टी की बात करते हैं, चलो ये है पेनल्टी की बात। अंडर सेक्शन 12A आरबीआई इज स्टेटरी एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शन, इसके बारे में कर सकती है क्या, इफ एनी सच कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय द आरबीआई देन सच कंपनी इज पनिशेबल विद ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख तक उस कंपनी को, एआरसी को, एआरसी को 5 लाख तक का पनिशमेंट हो सकता है। इन केस ऑफ द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस एंड एडिशनल फाइन अप टू 10,000 पर डे वो लगा सकती है। ठीक है, और ऑफेंस क्या है, कॉन्ट्रावीन करना, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावीन करना, अबेट करना कॉन्ट्रावेंशन के लिए, यानी वो रूल्स को वो करना पूरे।
रूल्स मेड अंडर द ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्लीमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड, 1 साल तक के लिए उसको वो करना, मतलब उसके कहना नहीं मानेगा इस एक्ट के अनुसार वो नहीं करना, ठीक है। Cognizance of offences. Section 30 provides the court shall take cognizance of any offence punishable under section 27 of relation non-compliance with the provision 23। तो तीनों में से कोई भी नहीं मान रहे हैं आप अगर, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाई एन ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ एन ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरली द स्पेशली ऑथराइज इन द राइटिंग द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार एज द केस में भी आरबीआई कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर इतना सेल बी टेकन द मेट्रोपोलिटन रजिस्टर, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सिंपल ये था, पेमेंट की बात आई थी इसमें, 5 लाख तक का पेमेंट हो सकता है और 10,000 रुपये पर डे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें हैं, देखो, द पेनल्टीज पनिशमेंट आर अप टू 5,000 पर डे डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव, तो उसमें आरबीआई का कहना नहीं मानोगे तो उसमें क्या है, आरबीआई का कहना मानने से मतलब जो एआरसी होती है बेसिकली उनकी बात है, 5 लाख तक का जुर्माना, 10,000 तक ऊपर है, ठीक है। ये आरबीआई डायरेक्टिव के लिए 5 लाख और 10,000 पर डे है, ठीक है। अब बात करते हैं मिसलीनियस प्रोविजन की, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मिसलीनियस प्रोविजन। क्या है मिसलीनियस प्रोविजन, एक एक 2-2 पेज के एक्ट क्या उसका कंटिन्यूशन है, तो उसमें क्या बातें हैं देखो। हाँ, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन, देखो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने शशि ने क्वेश्चन पूछा था, उसका क्वेश्चन बस 10-5 मिनट और में कर देंगे, ठीक है। 10-5 मिनट में क्लास को ओवर कर देंगे, प्लीज बने रहिए आप लोग, ठीक। तो उसमें बोला हुआ कौन कौन सी चीजों पे लागू नहीं होता, कौन कौन सी चीजों पे लागू नहीं होता। द सेक्शन 31 गिव्स द एक्सक्लूजन ऑफ द सिक्योरिटी कैन बी टेकन पोजीशन और इन द सेम अंडर, तो क्या हो रहा, अब कहां नहीं होगा, लियन पे नहीं होगा, ऑन ए गुड्स मनी सिक्योरिटी गिवन बाय द अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और तो इस पे क्या है, उसने बोला दीज एक्सक्लूजन्स कहां कहां पे ये लागू नहीं होते, ठीक है। प्लेज पे भी लागू नहीं होगा, प्लेज पे लागू इसलिए नहीं होता वो पहले से ही आपके कब्जे में होते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड में नहीं होता है। और एक बात और आ गई देखो, एनी केस द वेयर द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20%, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, सपोज कीजिए 5 करोड़ का लोन हुआ, आज उसमें 80 लाख की आउटस्टैंडिंग है, तो यहां लागू नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज और इसमें 1 लाख वाला पॉइंट यहां दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, 1 लाख से कम के उसमें लागू नहीं होता सरफेसी, 1 लाख से उस पर लागू नहीं होता, इसमें दिखाई दे रहा, लेकिन 1 लाख आप और लिख लीजिएगा, वो जो अमाउंट होना चाहिए वो मोर देन 1 लाख होना चाहिए, और दूसरा आउटस्टैंडिंग उसकी 20% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी होगा, ठीक है। और अगर आप गुड फेथ में करेंगे तो जो क्रेडिटर है, ऑथराइज ऑफिसर है, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अच्छा, कंपनी ऑफेंसेस बाई कंपनी, ये सुन लीजिए जरा, ऑफेंसेस बाई द कंपनी क्या बोलते हैं, इफ ए कंपनी एंड इट्स ऑफिसर कमिट एनी ऑफेंस अंडर इतना, तो देयर आर प्रोविजन टू हैव द कास्ट सम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इफ दीज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आर नॉट ऑब्जर्व देन देयर इज नो कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट विच अमाउंट्स टू ऑफेंस, एनी ऑफेंस इज कमिटेड अंडर इतने such company as well as any person who is in charge of the business are deemed to be guilty है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी हो तो उसका जो अधिकारी है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो उसके लिए काम करने के लिए जिम्मेदार था। इसमें कोई भी सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दिया गया है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब वो पुराने जो लॉ हैं उनको आप छोड़ दीजिए, अब नई बात करिए। लिमिटेशन एक्ट की बात होती है तो कोई भी लोन अगर 3 साल से ज्यादा से आप उससे कुछ रिवाइवल नहीं ले पा रहे हैं तो उसको भी नहीं ले पाएंगे, यानी टाइम बार डॉक्यूमेंट में नहीं वो करेंगे, कह रहा आपको एक्शन जो है विद इन 3 ईयर करना पड़ेगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इसके रिलेटिंग ऑफिशियल गजट में लेकर सरफेसी एक्ट को चेंज कर सकती है। ये हमने बता दिया था जब ज्यादा क्रेडिटर हो ना, फॉर द पर्पज प्रोवाइडिंग दैट ए रेफरेंस पेंडिंग बिफोर, ये है ना बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक बोर्ड है, तो उसमें कहता है इफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 60% वैल्यू आउटस्टैंडिंग टेक एनी मेजर रिकवर दो, ये बोल रहा हूँ, ये कंसोर्टियम वाले में बोला हुआ है। चलिए ये हमने जो है सरफेसी एक्ट को कंप्लीट कर लिया है, और अब हाँ 1 लाख एंड अबव में तो सरफेसी लगा सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 कहाँ है? पॉइंट नंबर 8 बताना जरा, मुझसे कैसे मिस हो गया? पॉइंट नंबर 8 या कोई पेज हमारा वो रहेगा? ओके, ये हमारा एक पेज ही पूरा मिस हो गया इसमें, ठीक ठीक, एक पेज पूरा मिस हुआ है, सॉरी इसके लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक पॉइंट नंबर 8 पे वो किया हुआ है इन्होंने। चलिए तो कोई बात नहीं, ये जो बाकी पॉइंट है आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। वो मैंने बताया था 1 लाख वाला पॉइंट मुझे याद था, और उसमें एग्रीकल्चर लैंड पर भी नहीं लग सकता वो, ठीक है, और कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल लैंड पे ही लगेगा। तो सरफेसी के कुछ क्लॉज हैं वहीं पर वो लगता है, ठीक। और तो आप जो है, आप सरफेसी का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, 5-6 मार्क्स आपके श्योर बनने चाहिए अच्छी तरह से। और अगर सरफेसी पढ़ लिया तो डीआरटी भी हमको समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलो थैंक यू। क्लास कैसी रही बताना, पूरा सरफेसी एक्ट के बारे में आप कितना जान पाए जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप सरफेसी एक्ट के बारे में जितना जान पाए अपने ब्रांच में कितना हेल्प कर सकते हैं ये भी जरूर बताइएगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन जब आएगा, डीआरटी पढ़ाएंगे बिल्कुल, अभी तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन डीआरटी पढ़ाएंगे बिल्कुल।